तो दोस्तों 2 बार वीडियो बनाने की हमने कोशिश की, लेकिन मेमोरी ख़त्म हो गई है, एक बार थोड़ी उलझन होने लगी। खैर चलिए, जब तक जो बना लिया था उसको हम फिर से नहीं लिख रहे हैं। तो कैमरामैन रीमा जायसवाल जो मेरी सिस्टर है उसके साथ हम इस प्रेजेंटेशन के लिए राजी हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बबल बायोरिएक्टर मॉडल फॉर रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन ना। स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल का ही ये हिस्सा है और ये स्पेशल एपिसोड का दूसरा पार्ट है। पहले स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल है क्या, ये रदरफोर्ड मॉडल था। इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगा तो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा, जिससे रेडियाई धीरे धीरे कम होगी और एटम की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लगातार वो लूज कर रहा है। बोर साहब पाएगा ही नहीं, सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं हैं, आप यहाँ से यहाँ लगातार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं। इसमें एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर h/2π से दिया जाता है ना। तो इसलिए स्टेबिलिटी को समझाने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी, लेकिन फिजिक्स तो वही है भाई, न्यूक्लियस वही है, उनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फील्ड वही है। इलेक्ट्रॉन बेचारों को कैसे पता लगेगा कि वो रदरफोर्ड ऑर्बिट में है कि वो किस ऑर्बिट में है रीमा, बोर ऑर्बिट में है। तो एक्चुअली में एक फिजिकल फिनोमिना मिसिंग दिख रहा था। हमने कहा चलिए मान लेते हैं रदरफोर्ड ऑर्बिट में ये, और ये जैसे ही एक्सेलरेट करने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करने वाला है, उससे पहले ये मल्टीपल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। जी हाँ, क्लाउड के रूप में, जैसे श्रोडिंगर साहब ने ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के रूप में, और कुछ पार्टिकल्स में मास रह जाता है, बाकी सब चार्ज क्लाउड में आ जाता है ना। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, इनके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है जो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। स्टैंडिंग वेव की एनर्जी पार्टिकल की वाइब्रेशन में, पार्टिकल की वाइब्रेशन की एनर्जी स्टैंडिंग वेव में। अगर एनर्जी इधर उधर छिटकती भी है तो चूंकि अगला पार्टिकल भी इसी तरह से स्टैंडिंग वेव बना रहा है वाइब्रेशन से, तो ये एनर्जी लूज करेगा जब, और फोटॉन निकलने की भी कोशिश करेगा तो इस स्टैंडिंग वेव में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मल्टीपल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड वास्तव में ब्रेक हो जाता है, और स्टैंडिंग वेव सभी पार्टिकल्स के मध्य होती है, इनके पार्टिकल के मध्य, न्यूक्लियस और इसके पार्टिकल के मध्य। तो पूरा सिस्टम, फोटॉन कोई लूज नहीं हो पाता, एटम स्टेबल रहता है। अब मेन चीज़ होती है मॉडल की, भाई अगर मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस है, और मान लीजिए कोई SWMN मॉडल ना, स्टैंडिंग वर्क, कोई न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या कि वो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो चाहे एक पार्टिकल भी रखिए चाहे 10 पार्टिकल, ये न्यूक्लियस तरफ खिंचते जाएंगे नॉर्मली सोचें, और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो हमें एक मॉडल चाहिए इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को वाइब्रेट करने का। सिंप्लिसिटी के लिए जैसे हमारे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता साहब हमेशा बताते कि पहले सिंपल मॉडल चलो, तो हम मान लेते यार पहले इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन जो है एक ही पॉइंट पर है और वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जो भी आप चार्ज देखते हैं न्यूक्लियस का, उसके अराउंड एक फील्ड होती है। इस फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके आ जाए तो एकाएक एसिलेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एसिलेट, मतलब एनर्जी फील्ड में है। ये नॉर्मल स्पेस नहीं है, एक्चुअली में ये एक इनर्जाइज्ड स्पेस होती है फील्ड में। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ इकट्ठा करने में ये फील्ड डेवलप होती है मास एनर्जी कन्वर्जन से। कुछ ना कुछ जो यूनिवर्स का मैटर खर्च हुआ है इस फील्ड को बनाने में, चार्ज को यहाँ इकट्ठा करने में, ठीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को भी बनाने में उसकी फील्ड बनी होगी। लेकिन जो मैटर खर्च हुआ उसके चार्ज कहीं ना कहीं इस फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं इस फील्ड में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है ये पार्टिकल। अगर यहाँ कुछ होता ही ना तो इंटरेक्शन कैसे होता ना। तो एक्चुअली में फील्ड का अनुभव वास्तव में जो मैटर खर्च हुआ है उसके चार्ज से करता है। तो इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव न्यूक्लियस जब आते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे के फील्ड में ये दोनों चीज़ें आते हैं।
तो इंटरेक्शन जो होता है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच, जहाँ पार्टिकल का मास है वो फील्ड के जरिए होता है। एक्चुअली में हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो चार्ज यहाँ प्लस क्यू आपको मिल रहा है, एक्चुअली में ये फील्ड में ही फैला हुआ है। एक्चुअली में प्लस क्यू चार्ज एक सी बना ले रहा है, एक सी में है, पॉजिटिव चार्जेस की सी में है। चूँकि यहाँ कोई मास मिलता नहीं है फील्ड में, तो हम कह देंगे ये जो सी बनी हुई है ये एक्चुअली में पॉजिटिव मासलेस चार्जेस के बबल्स के कारण ये सी है। उस सी में एक्चुअली में ये मास है न्यूक्लियस का। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर है तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के बबल्स में एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास ना। तो एक्चुअली में जो फील्ड की संकल्पना है वो हमारे मॉडल में कुछ इस तरह से होती है। हम हमारा मॉडल ना कहिए, ये सब मॉडल कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे और नहीं भी हैं, तो हम जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उनमें ही कुछ हमारा वो मान लीजिए, जुड़ाव मान लीजिए। तो एक्चुअली में ये जो सी है, हमने कहा ना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली में सी में है, पॉजिटिव बबल ना। अब इन बबल्स की खासियत क्या है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, तो चूंकि सारे बबल मिलके ये सी पे ही इकट्ठा हो रहे हैं, इसको मास दे रहे हैं, और बाकी बच गए यहाँ पर, बाकी यहाँ बच गए। तो ये आप उल्टा सोचिए कि जो प्लस क्यू चार्ज फील होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बबल में, और इन बबल की डेंसिटी जहाँ पार्टिकल है वहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे दूर कम हो जाएगी, और डेंसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो फील्ड की डायरेक्शन देगा, वेक्टर की डायरेक्शन देगा। और फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे होगा पता? वो चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ जो मासलेस पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो चार्ज डेंसिटी से पता लगेगा ना। अब मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की इस बबल की सी में एक डायरेक्शन ले लीजिए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी भी अपनी नेगेटिव बबल है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव बबल जैसे ही दोनों को अट्रैक्ट करते हैं वैसे ये दोनों पार्टिकल अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप कहोगे यार ये अट्रैक्शन कैसे हो गया, बबल तो दूर दूर है। एक्चुअली में बबल, अगर एक सिंगल बबल की बात करें, प्लस क्यू या माइनस प्लस माइनस मासलेस या माइनस मासलेस बबल की बात करें, ये लाइट की स्पीड से भागेंगे, फ्री रहेंगे, तो आप कहोगे ये तो भाग जाएंगे। लेकिन ये जो चार्ज बन रहे हैं और इनकी फील्ड बन रही है, ये वैक्यूम में नहीं बनती है, एक्चुअली में ये यूनिवर्स में बन रही है, यूनिवर्स की स्पेस में। और वहाँ यूनिवर्स अगर बिग बैंग से बना हुआ है तो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स भरे हैं। अभी ये ग्रेविटॉन्स ज़्यादातर मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं, मतलब दोनों के प्रति रिएक्टिव नहीं होते हैं ना, मास लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव बबल्स एकदम करीब करीब पहुंचते हैं तो ग्रेविटॉन मास गेन कर लेता है। सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल और नेगेटिव और पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल जब रिपल्सन के विरुद्ध आते हैं और टच कर लेते हैं तो रिपल करते हैं। लेकिन जब उससे आगे बढ़ते हैं, ओवरलैप करते हैं किसी रीजन में, तो एक्चुअली में जो ग्रेविटॉन का पार्टिकल इस रीजन में है वो तो हर जगह है, तो ओवरलैप एरिया में जो रिपल्सन में एनर्जी खर्च हुई वहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे ग्रेविटॉन का पार्टिकल थोड़ा सा मास गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? मास गेन। कौन, किसका पार्टिकल? ग्रेविटॉन के पार्टिकल का थोड़ा सा, बहुत नेग्लिजिबल मास कर लेता है, मतलब जस्ट टच कर रहा है। तो हम इसको यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, हम इसको इस तरह दिखाएंगे कि पार्टिकल जुड़े किससे हैं? ग्रेविटॉन, थोड़ा सा मास लिए ग्रेविटॉन से जुड़े हुए हैं, ना के बराबर। तो इसको हम एक लाइन से दिखा देते हैं, इसी को हम कहेंगे क्या? ग्रेविटॉन मेश। ये चूँकि हर जगह 3D में है, तो ग्रेविटॉन मेश जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स को बांधे रहता है, मासलेस पार्टिकल्स को बांधे रहता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो ग्रेविटॉन मेश है, नेगेटिव वाले पार्टिकल्स को आपस में रिपल्सन के विरुद्ध बांधे हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये एक्चुअली में क्या है? ये ग्रेविटॉन मेश,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा, अब जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, यहाँ पर कोई भी एक पेयर ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो मेस के जरिए ये दोनों पार्टिकल एसिलेट होते हैं। न्यूक्लियस भारी होता है तो लगभग रेस्ट पे मानिए इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। तो जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही पुरानी मेस टूटती जाएगी इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग और सेम न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग, और पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स रिलीज होंगे, और ये बस पॉजिटिव और जस्ट नेगेटिव जब टचिंग हालत में होंगे, और ये भी इनको भी कोई और नहीं जोड़ रहा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव पास आए, जो एनर्जी रिलीज हुई ग्रेविटॉन बना लिया। तो एक्चुअली में पॉजिटिव और जस्ट टचिंग हालत में नेगेटिव, और जो एनर्जी रिलीज हुई ग्रेविटॉन का पार्टिकल ना के बराबर वो ये ग्रेविटॉन ना, और ये एक्चुअली में लगभग टच में है ये, और ये सब एक्चुअली में मिलकर बहुत ही हल्के टच में, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ ओवरलैप कर रहे थे तो ग्रेविटॉन में कुछ ना के बराबर फ्लक्चुएटिंग मास था, लेकिन यहाँ पर जस्ट टच में है, और ग्रेविटॉन मतलब लगभग मासलेस है। और हमने कहा ना ये पूरा सिस्टम अगर फ्री पार्टिकल एक तरह से होता है तो सी की स्पीड से भागता है, तो अगर ये नेगेटिव वाला भाग रहा है सी की स्पीड से, तो जस्ट इसको जो पीछे टच कर रहा है वो भी सी की स्पीड भाग। तो ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ ग्रेविटॉन के पार्टिकल बीच बीच में हैं लेकिन मास बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सिस्टम एक्चुअली में सी की स्पीड से भागता है। यही फोटोन एक्चुअली में रिलीज होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करीब आते हैं तो मासलेस पार्टिकल्स की चेन, अल्टरनेटिव मासलेस पार्टिकल की चेन्स फोटॉन के रूप में रिलीज हो जाती है। इसी को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ना होकर कई पार्टिकल्स में न्यूक्लियस के अराउंड सराउंड हो, जैसे इस मॉडल में हमने बताने की कोशिश की, वो क्लाउड बना ले। क्या बना ले? क्लाउड बना ले। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कई पार्टिकल्स में अगर ब्रेक हो जाए, क्लाउड बना ले, तो फोटॉन जैसे ये पार्टिकल पास आएगा, ये पार्टिकल पास आने की कोशिश करेगा, फोटॉन जो भी रिलीज होगा कहाँ जाएगा? क्लाउड में ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो एक दूसरा क्या बोलते हैं पेयर है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का ही ना, वो भी रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली में एनर्जी जो है पूरे सिस्टम को छोड़ नहीं पाती है। कहने का मतलब है कि फोटॉन रिलीज हो नहीं पाता है। जो भी एक फोटॉन रिलीज होगा कहीं दूसरे सिस्टम में, पार्टिकल और न्यूक्लियस के दूसरे सिस्टम में जहाँ इसी तरह का सिस्टम है, वो फोटॉन वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे हो? तो इसलिए कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि सिस्टम जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो होगा क्या कि ये जो मेस टूट रही है पुरानी वाली पॉजिटिव वाली और नेगेटिव मासलेस की, होगा क्या कि पुरानी वाली मेस टूटती जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये पार्टिकल चूँकि इस पार्टिकल से दूर है और यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो ग्रेविटॉन मेस यहाँ ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यहाँ ग्रेविटॉन मेस जो है कमज़ोर है। तो होता क्या है, और न्यूक्लियस ऑलरेडी चार्ज एक जगह है ज़्यादातर, तो इसकी मेस ऑलरेडी मजबूत है, तो ये मेस नहीं टूटती है, लेकिन ये मेस लगातार टूटती रहती है ना। और ये जो मासलेस पार्टिकल है यहाँ इस पर आता है, मासलेस नेगेटिव इसके साथ नई मेस बना लेता है। मतलब कुछ देर पे जब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन कर रहा होता है तो उसको बाद थोड़े समय बाद उसको पता लगता है क्या कि जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल की मेस है, अब दूर जाने पे ये मेस थोड़ा कमज़ोर होती है, इसलिए दूर दूर पार्टिकल इसी मेस का हिस्सा जो हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के जो मासलेस पार्टिकल हैं इसी न्यूक्लियस की मेस का हिस्सा हो जाते हैं। ये न्यू मेस बन गई, न्यू ग्रेविटॉन मेस ना, ये न्यू मेस बन गई। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के जो खुद के मासलेस पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस का ही हिस्सा मानते हैं, और बेचारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित मान लीजिए अभी एक ही पार्टिकल मान लीजिए है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका मास me है, और इस पर इसका कुछ पार्टिकल मासलेस तो यहाँ इसके पास बच जाते हैं जो एकदम करीब हैं ना, तो
कुछ बचा हुआ चार्ज यहाँ रह जाता है, लेकिन पूरा का पूरा चार्ज एक्चुअली में ये न्यूक्लियस के साथ मिस बना लेता है ना। अब तक जो भी वेलोसिटी ये गेन किया हुआ है, ये अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है वी मैक्स। लेकिन इसके आगे जब भी सिस्टम आगे बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपने ही पार्टिकल्स के विरोध में, अपने ही मासलेस पार्टिकल जो इसके खुद के थे, ग्रेविटॉन मेश के ब्रेकेज से, जो ओरिजिनल ग्रेविटॉन मेश पूरी तरह से टूट गई ना, उसके ब्रेकेज से ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपने ही जनरेट किए हुए जो मासलेस पार्टिकल हैं उनके विरोध में जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हाइयर डेंसिटी के पार्टिकल मिलते हैं, तो इसलिए रिटार्ड होने लगता है। एक समय आता है वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, नेगेटिव फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद वो फिर उसको इलेक्ट्रॉन को वापस ढकेलता है। जब वापस ढकेलता है तो ढकेलते समय जब इस पोजीशन में आएगा तो फिर से ये अपने पार्टिकल ले लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो मोटा मोटा हम कहना चाहते हैं कि मॉडल क्या होगा। मॉडल कुछ इस तरह से होगा कि ये न्यूक्लियस है, और हम अब मेश को नहीं दिखाएंगे, हम बस कहेंगे कि, और चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने ही सी में वाइब्रेट कर रहा है, अपने ही मासलेस पार्टिकल की सी में को इनकाउंटर कर रहा है, इस पूरा सिस्टम एक तरह से ये वर्चुअल इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, क्योंकि मासलेस नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल हैं अब इसके नहीं रह गए हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन के, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस के साथ जुड़ गए। एक तरह से ये पूरा सिस्टम वर्चुअल इलेक्ट्रॉन, किसका? वर्चुअल इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने ही सी में मूव कर रहा है ना। तो केवल हमको इस पोर्शन को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम थोड़ा सा फिगर के लिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और पॉजिटिव वाले को भी दिखाते नहीं, क्योंकि इंट्रैक्शन अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ चार्ज और मास और उसके नेगेटिव मासलेस पार्टिकल में ही है। तो मॉडल के लिए हम पॉजिटिव और उसकी मेश को नहीं दिखा रहे हैं। मॉडल के लिए मान लीजिए कि ये लाइन है, ये क्या है? x बराबर 0, और मान लीजिए ये x एक्सिस है, क्या है ये? x एक्सिस, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी समय यहाँ पर है, जिस पे मास पूरा मान लीजिए यहीं है, बचा हुआ चार्ज यहाँ पे है ना, और इसका ये कुछ अपना क्या है, ये पार्टिकल जितना छोटा दिख रहा है उतना है नहीं, इसका कुछ अपनी लेंथ है। ये लेंथ क्या है? x2, ये मान लीजिए x पोजीशन पे है, तो ये पॉइंट क्या है? x है, ये पॉइंट x प्लस डेल्टा x है। तो इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा x है। क्या है? डेल्टा x। इसका कुछ अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पार्टिकल का, a है ना। तो एक्चुअली में अब ये जब वेलोसिटी जो भी अब तक रही है ना, अब ये इधर की ओर मूव कर रहा है, तो एक्चुअली में ये नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स के तरफ मूव कर रहा है। ये जो पूरा बॉडी है इलेक्ट्रॉन के मास की, ये इधर की ओर मूव कर रही है। जैसे जैसे इधर आगे जाएगा वैसे ज़्यादा पार्टिकल इसको नेगेटिव वाले मिलेंगे, तो ना। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ये जो पूरा मास का वॉल्यूम है, इस पूरे मास के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका वॉल्यूम हर समय गेन करेगा। जितने गेन करेगा तो चूंकि हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो एक सेकंड में जितना गेन करेगा उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज करेगा, लेकिन गेन ज़्यादा, नेट गेन करेगा ना। और अगर मान लीजिए ये गेन, अगर ये बक्सा, ये पार्टिकल जो है अपनी जगह पे रहे, चूँकि कंसंट्रेशन जो है वो पीछे ज़्यादा है और यहाँ इस तरफ कम है, तो डिफ्यूजन के कारण भी गेन करेगा। तो एक्चुअली में इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो दो कारण से चेंज होगी। चार्ज डेंसिटी, हमने बताया कि चार्ज डेंसिटी जो है वो कुछ नहीं, फील्ड का मैग्नीट्यूड बनाएगी। क्या बताएगी? फील्ड का मैग्नीट्यूड बनाएगी। मतलब हम फील्ड को यहाँ अब वेक्टर ई से नहीं, फील्ड को एक्चुअली में हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये और कुछ नहीं, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये कहीं ना कहीं इसमें चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये दो फैक्टर्स से नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें एक्यूमुलेट होंगे। एक जो फैक्टर है
तो पर यूनिट टाइम एक्चुअली में चार्ज डेंसिटी चेंज होगी इस पार्टिकल के मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉन जो अपनी ही फील्ड के खिलाफ जा रहा है, अपने ही मासलेस पार्टिकल के सी के विरुद्ध जा रहा है, और ये जो चेंज होगी चार्ज डेंसिटी, इसके दो फैक्टर होंगे। एक डिफ्यूजन के कारण ये गेन करेगा, डिफ्यूजन, और दूसरा अगर डिफ्यूजन का मतलब ये मूव ना करे तो हायर कंसंट्रेशन से मेस जो होती है ना, परमानेंट नहीं होती, बनती बिगड़ती रहती है। तो अगर पार्टिकल ना भी मूव करता तो ये कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के कारण ये पार्टिकल गेन करता, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाता। दूसरा चीज़ क्या है, अगर डिफ्यूजन ना भी हो और केवल ये मूव करे तो मूव करने से भी पार्टिकल गेन करेगा, तो मूवमेंट के कारण जो गेन करेगा चार्ज डेंसिटी, इसको मूवमेंट वाला टर्म लिखिए, मूवमेंट, ठीक है। पर यूनिट समय, पर यूनिट वॉल्यूम हमको लिखना है। एक्चुअली में डिफ्यूजन के कारण जो गेन करेगा वो केमिकल इंजीनियरिंग में सीधा सीधा इस सरफेस पे जो डिफ्यूजन की रेट है मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया, तो डिफ्यूजन की रेट इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, माइनस डेवर बाई डेवर एक्स। कहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्चुअली में इसको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और किस चीज़ का डेवर ले रहे हैं एक्चुअली में, चार्ज डेंसिटी मतलब साई का, किसका ले रहे हैं, साई का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, चूँकि आगे कंसंट्रेशन घट रही है इसलिए माइनस साइन है, और एक कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट ना, इस चीज़ को ये डिफ्यूजन जो इस यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सरफेस पे जो डिफ्यूजन की रेट होगी माइनस इस सरफेस की रेट, तो डेवर बाई डेवर एक्स साई कहाँ कैलकुलेट करना है, एक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई, चूँकि इस सरफेस पे भी इधर की ओर एक्स बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटती है, तो इसलिए अंदर माइनस रखिए, मल्टीप्लाइड बाई डी ना, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पर यूनिट, मतलब टोटल एरिया में है ये ना, पूरे सरफेस से ये जितना भी पार्टिकल का सरफेस रहेगा उससे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेन करेगा। लेकिन हमको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें वॉल्यूम से जो भी पार्टिकल का मास वाला वॉल्यूम है, सरफेस एरिया ए है, और दोनों के बीच की जो इसको लेंथ है वो क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन के कारण गेन है। और पार्टिकल, मैंने कहा ना कि अगर पार्टिकल डिफ्यूजन ना भी हो, अगर मूव करे तो मूवमेंट के कारण जो गेन होगा वो एक्चुअली में एक दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए कि d है, छोटा b मान लीजिए, और वो डिपेंड करेगा, मूवमेंट जो इसका इलेक्ट्रॉन का डिपेंड करेगा कि कितने पोटेंशियल पर ये पार्टिकल है, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई स्वयं ये पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, साई एक्स ना। तो एक्चुअली में हम जो पाएंगे वो ये पाएंगे कि डेवर साई बाई डेवर टी, एक्चुअली में पाएंगे ये टर्म और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा माइनस डी, और इसके साथ ए तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, ये आ जाएगा माइनस डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट डेवर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स यू इंटू एक्स। जगह कम है, हम अगले पेज में आपको दिखा देते हैं। तो इक्वेशन जो बनती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, केवल मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, डेवर साई बाई डेवर टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, माइनस डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट डेवर स्क्वायर बाई साई डी एक्स स्क्वायर, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बी टाइम्स जिस समय जहाँ पार्टिकल था वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यही मूवमेंट को दर्शाएगा कितनी स्पीड वो है, मल्टीप्लाइड बाई उस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो कहीं ना कहीं ये सब जगह एक्स एन टी है। तो मतलब इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो डेवर बाई डेवर टी, साई जो कहीं ना कहीं एक्स और टी का फंक्शन है, समय के साथ किसी पोजीशन एक्स पर समय के साथ कैसे वो चेंज कर रही है डेंसिटी,
एक्चुअली में ये होगा माइनस डी डेवर साई बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी दूसरा कांस्टेंट जो मूवमेंट के कारण है यू एक्स, मतलब जो जहाँ पार्टिकल है वहाँ पे किसी समय पर पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई उस जगह उस समय क्या बोलते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना। कहने का मतलब अगर डिफ्यूजन को ना भी हो तो अगर ये बक्सा मूव करेगा तो भी गेन करेगा। तो कितने गेन करेगा? जितनी इसकी स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है यूएक्स का, मतलब इसकी न्यूक्लियस की फील्ड में है ना, तो इसलिए ये कहिए अपनी ही फील्ड के विरुद्ध जा रहा है ना, तो यूएक्स का फंक्शन होगा तो ओवरऑल और स्पीड पे डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा। और गेन कितना करेगा? जितना उस पॉइंट पर जिस समय की बात करें उस समय वास्तव में साई है क्या ना। अब इस इक्वेशन को जो श्रोडिंगर इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन की वेव इक्वेशन के, जो हमारी बहन थोड़ा बीमार रहती है उसको ठीक आ गई, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। ये तो सॉरी बोलेगा नहीं, थोड़ा एरोगेंट आदमी है। अक्सर हम जो सब बोलते हैं ना सॉरी बोलते हैं छींकने के बाद, तो हम सॉरी बोल रहे हैं। अरे कोई तो अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करिए। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? आई एच बार डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी, बस ये वेक्टर फॉर्म में है एक्चुअली में, इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स साई एक्स टी ना। अब जब आप कंपेयर करेंगे h को नीचे इधर ले आएंगे और I को इसको अंदर कर दीजिए, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, I टाइम्स साई एक्स टी। एक्चुअली में जो साई है I से गुणा कर देंगे तो मैग्नीट्यूड पे, मॉड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर I से साई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मॉड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली में चूँकि हम मैग्नीट्यूड के टर्म में हम सब कुछ सोच रहे हैं, तो ये टर्म इक्विवेलेंट है। h नीचे आ गया है तो माइनस, अब एक ही h बचेगा, 2m हो जाएगा, साई वही रहेगा एक्सेंटी वाला जो वही साई है, और ये नीचे ux साई और यहाँ पे h। तो यहाँ से कांस्टेंट्स आप देखिए क्या है। कांस्टेंट एक्चुअली में क्या है? जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है कंपेयर करेंगे तो माइनस डी बराबर माइनस एच बाई 2m ना। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट आपका एक्चुअली में ये, और जो b है, b क्या है? b इक्वल टू 1/h। तो श्रोडिंगर इक्वेशन वास्तव में फिजिकल मॉडल कहना क्या चाह रहा है? हमने श्रोडिंगर इक्वेशन फिजिकली क्या कहना चाह रही है, हमने कहीं ना कहीं बायोरिएक्टर मॉडल से, फर्स्ट पेज बबल बायोरिएक्टर मॉडल से हमने, ये इधर है, ये इधर इधर हमको दिखता कम है तो देखिए बहन की मदद हमको लेनी पड़ी। कहाँ पे है? ये किधर गया? यहीं कहीं लिखे हो, मैं अरे याद ये है। मॉडल बनाया है ना, ये रहा। हाँ, तो हाँ। एक तरह से ये, एक तरह से क्या है, जैसे केमिकल रिएक्टर होता है, केमिकल रिएक्टर, देखिए इनपुट आता है आउटपुट निकलता है ना, इनपुट आया आउटपुट निकला। तो चूंकि अब रिएक्टर भी मूव कर रहा है तो मूवमेंट मतलब केमिकल रिएक्टर मूव कर रहा है ना। लेकिन केमिकल रिएक्टर में कन्वर्जन भी होता है। क्या होता है? जो इनपुट आता है आउटपुट तो जाता है, लेकिन कुछ न कुछ बबल परिवर्तन भी होता है। नॉर्मल स्पीड पे क्या होता है, जब पार्टिकल मूव करता है तो वो पार्टिकल डिफ्यूजन के कारण और मूवमेंट के कारण तो गेन कर रहा होता है, जिससे साई चेंज कर रहा होता है, साई चेंज कर रहा होता है। परंतु जब बहुत हाई स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड पे क्या होता है कि जो भी पार्टिकल यहाँ से ये गेन करेगा डिफ्यूजन से या मूवमेंट से,
वो सारे वो और कुछ पार्टिकल लूज भी करेगा, डिफ्यूजन और मूवमेंट के कारण लूज भी करेगा, लेकिन ये सारे जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स आपस में कोयलेस कर जाएंगे। कोयलेस मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं हाई स्पीड में, बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल यहाँ जाएंगे, घुसेंगे, कुछ निकलेंगे भी, लेकिन डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी साई की कि कोयलेस होने लगते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं इतने पास आ जाते हैं, ग्रेविटॉन तो हर जगह पार्टिकल मौजूद है, तो एक्चुअली में ये प्लस माइनस जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ग्रेविटॉन मास गेन कर लेता है। तो एक्चुअली में बबल्स कोयलेस कर जाते हैं, और जो बबल्स, कुछ बबल्स जो कोयलेस कर गए वो मास को बदल देते हैं। तो इसी को रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट भी ये मॉडल समझा रहा है। कहने का मतलब जो हमारा मास का टुकड़ा है वो एक तरह से एक मतलब जीवित आदमी है। जैसे मैं हूँ, दौड़ रहा हूँ, एनर्जी खा रहा हूँ, मतलब खाना खा रहा हूँ, ठीक है, अल्टीमेटली एनर्जी खा रहा हूँ, एनर्जी कुछ लूज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर हेल्दी हूँ, तेज स्पीड से दौड़ रहा हूँ, हेल्दी हूँ मतलब, तो मतलब कुछ एनर्जी को मैं मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हाई स्पीड पे मास कांस्टेंट नहीं रहता है। हाई स्पीड पे जो ये इक्वेशन लिखी जाएगी, एक्चुअली में हाई स्पीड पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो लिखी जाएगी, उसके लिए जो टर्म होगा, उसके लिए जो टर्म होगा वहाँ पे आपको मास को रिलेटिविस्टिक मास ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रिलेटिविस्टिक मास। अरे नीचे बना लो ना, स्पेस हाँ है। ठीक है। तो ये आपको डेवर बाई डेवर टी, हम इसको मॉड के टर्म में अब सीधा सीधा लिख दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार बाई 2m। m क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है, तो ये m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक है। ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ जाएगा, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम हो जाएगा। डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम क्यों होगा भाई? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पार्टिकल्स हैं मासलेस, इनको मास से गुजरना है, मास से गुजरना है। जब मास गेन होगा, कैसे गेन होगा? कोइलेशन से ही गेन हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेस कम होगा, कुछ इस तरह से समझिए। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम हो जाता है, ठीक है। प्लस बाकी इक्वेशन तो उसी तरह लिखिए, डी एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार, ये तो प्लांक कांस्टेंट है। चलिए फिर यहाँ पे आइए, कहाँ पे आइए? ये वाला फंक्शन। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए डिफ्यूजन ना होता, सपोज अगर डिफ्यूजन ना होता तब भी पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से हो जाता, डिफ्यूजन ना होता, लेकिन डिफ्यूजन को भूल जाइए, पार्टिकल तब भी बहुत रिलेटिविस्टिक बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, तब भी इतने पार्टिकल्स ज़्यादा गेन कर लेगा, नेट गेन कर लेगा कि कोइलेशंस होगा और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मास में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो नॉर्मली जो हमको चीज़ मिलती है इस फैक्टर से, मूवमेंट से, वो अब कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसका असर इस फैक्टर पे भी पड़ेगा। तो इस फैक्टर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कई तरीक़ों से। तो सबसे बेटर तरीका है कि इस पूरे को प्रोडक्ट को उसी फैक्टर से गुणा कर दीजिए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। जब वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी तो ये फैक्टर गायब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये फैक्टर कम हो जाएगा। तो नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन नॉन रियलिस्टिक में बदल जाएगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने बबल बायोरिएक्टर मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसके पीछे की फिजिक्स को आपको समझाने की कोशिश की ना। तो इस एपिसोड को अभी हम यही ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, बंद करो, इसको बंद करो, बंद करूँ, हो गया।